नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं महंगाई की खबर के साथ। सरकार ने फैसला किया था कि प्री पैक्ड प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लागू किया जाए। ये आज से लागू हो गया है। इसकी वजह से आटा, दाल, चावल, सभी तरह की दालें जो हैं इसके अंदर आ गई हैं और ये सब अब महंगी हो जाएंगी। हालांकि व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि 5% जीएसटी लगने से जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उनको अपने जो खाते हैं, जो बही खाते हैं, उनकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इसकी वजह से जो खर्चा आएगा उसकी वजह से महंगाई और बढ़ जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आज से आपकी ये रोटी भी टैक्स के दायरे में आ गई है, क्योंकि आज से सरकार ने आटे पर 5% जीएसटी को लागू कर दिया है। दरअसल चाहे ये गेहूं हो, इसको पीसकर बनने वाला आटा हो, ये दालें हो, ये चावल हो, कुछ भी हो, गेहूं, चावल, दाल, सब पर आज से 5% जीएसटी पूरे देश भर में लगना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इन पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन वो केवल ब्रांडेड प्रोडक्ट पे लगता था, जो ब्रांडेड पैकिंग हुआ करती थी उस पे लगता था। लेकिन अब अनब्रांडेड जो भी सेल होगी पैकिंग में, उन सब पर 5% जीएसटी, आटा, दाल, चावल, सब पर आज से लगना शुरू हो गया है। मेरे साथ दिनेश कुमार हैं, जो कि नया बाजार है। नया बाजार जो कि देश की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, अनाज का मार्केट है। तो यहाँ के एक थोक व्यापारी हैं। सर, ये बताइए कि ये जो 5% जीएसटी का फैसला है सरकार का, इससे बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? सर, इस पे बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ से रिटेल कंज्यूमर था वो 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो ही लेके जाता था। अब जैसे 100 रुपए की कोई चीज लेके जा रहा है, वो 5% लगने के बाद 105 रुपए की पड़ जाएगी। नेचुरल सी बात है, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जो रिटेल कस्टमर के पास जाएगा वो उस हिसाब से कॉस्टिंग करके माल को बेचेगा, अपने माल को। ठीक है, रेट तो बढ़ेगा। अभी तक केवल ब्रांडेड जितने भी पैकिंग थी, केवल उसी पर जीएसटी लगता था, अनब्रांडेड पर नहीं लगता था। उस पे अनब्रांडेड पे लगता था, ब्रांडेड पे ही लगता था सिर्फ। और ब्रांडेड मुश्किल से 15% ही है, सारा नॉन ब्रांडेड ही है यहाँ पे। तो केवल इस मार्केट में नहीं बल्कि पूरे देश में ही यही स्थिति है। ये देखिए, ये अनब्रांडेड है सारे। जी सर। हाँ, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, आपका होलसेल में रिटेल का काम है? हाँ जी, हाँ जी, होलसेल में रिटेल काम हमारा। ठीक है, तो मुझे समझाइए कि अब जो 5% जीएसटी लगा है, ये गेहूं, आटा, दाल, चावल, इन सब पर, इससे आपके बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ेगा और कंज्यूमर पे किस तरह का असर पड़ेगा? सरकार से हमारा अनुरोध है, ये अब कल तक हम 85 बेच रहे थे स्मोक, आज ये 90 बेच रहे हैं। अब हम कल 85 रुपए का रेट था, आज 90 रुपए बेच रहे हैं। इसके ऊपर हमें स्टाफ रखना पड़ेगा जीएसटी भरने के लिए। असल में था ये कि 5 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ तब इसी तरह की एक कंफ्यूजन हुई थी। कंफ्यूजन क्या थी? टैक्स लगा था, तब सरकार ने कहा कि ब्रांडेड पर लगेगा, अनब्रांडेड पर नहीं लगेगा। तो अनब्रांडेड जो जितने भी ब्रांड थे, जो रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं थे, उन्होंने अपने उस पर इस तरह के क्लैरिफिकेशन लिखे कि भाई ये जो है किसी तरह की इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती। ये डिस्क्लेमर है कि भाई ये रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, डिस्क्लेमर है ये। हाँ। अब ये गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लगाया है, इससे सर, इससे जो भी 5 से 10% महंगाई बढ़ जाएगी सर। 5 से 10% महंगाई बढ़ जाएगी, हर चीज के रेट अबव हो जाएंगे, खाने पीने की फूड आइटम वो महंगी हो जाएगी सारी। ठीक है, कागजी वर्क बढ़ जाएगा हम लोगों का। हाँ। स्टाफ अलग से रखना पड़ेगा हम लोगों को, और बहुत मेंटली हरेसमेंट हो रही है इस चीज की अभी हम लोग। मध्य प्रदेश के धार जिले में महाराष्ट्र रोडवेज की बस नर्मदा नदी में आज सुबह जा गिरी और इसमें 13 लोगों की मौत ड्राइवर समेत हो गई। और ये घटना जो है आज सुबह 9:45 बजे की है। देखिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र रोडवेज की इस बस को जाना तो इंदौर से अमनलेर था। सुबह 9:09 पर खलघाट से 12 किलोमीटर पहले दूधी बाईपास किनारे एक होटल पर बस रुकी ताकि लोग चाय नाश्ता कर सकें। लेकिन लगभग 9:45 बजे सफर धार जिले के खलघाट में नर्मदा की उफनती धार में खत्म हो गया। सड़क से संजय सेतु के रेलिंग को तोड़कर नदी में गिरी बस अपने साथ बस ड्राइवर सहित 13 जिंदगियां लील गईं। मृतकों में 52 साल की कल्पना पाटिल भी थीं। वो हमारी बुआ थी और वो इंदौर से अमलनगर जा रहे थे। अच्छा। सुबह 8 बजे जब वो निकले, जब बात हुई थी कि हम अभी निकल रहे हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। मैं गाड़ी के ठीक पीछे चल रहा था। पीछे चलने से दो मोटरसाइकिल वाले रॉन्ग साइड से आ रहे थे। गाड़ी वाले ने उनको बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी इधर से इधर करी। उसके बाद बचाने के चक्कर में वो गाड़ी वालों ने उस साइड कर उस गाड़ी वालों का गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा कर नीचे गिर गए। आनन फानन में धार, खरगोन, इंदौर से प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन जिंदगी की कोई डोर किसी के हाथ नहीं लगी। पहले खबर आई थी कि 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन बाद में पता लगा ये सिर्फ प्रत्यक्षदर्शियों की गफलत थी। तो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग भी सवार थे और वो सभी मृत हुए। कोई भी उसमें से बचा नहीं। जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे। हमने बस का माना जो अधिकारी थे, इसलिए से वो भ्रम आपके माने। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट के स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है। राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कई राज्य सरकारों ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। अक्सर इस बस में सेंधवा में नौकरी करने वाले लोग भी इंदौर से सवार होते थे, लेकिन सोमवार को रोज सफर करने वाले ज्यादातर सवारी बस में मौजूद नहीं थे। महाराष्ट्र परिवहन की इस बस का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2012 में हुआ था और ठीक 10 दिनों बाद यानी 27 जुलाई को इसका फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त हो जाता। हालांकि बस के सारे कागजात वैध थे, फिर भी एक दुखद हादसा रुक नहीं पाया। धार से अपने सहयोगी अमीन शाह, साबिर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, जबकि विपक्ष यशवंत सिन्हा के लिए जोर लगा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि जो जीत है वो द्रौपदी मुर्मू की लगभग तय मानी जा रही है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह पहुंची द्रौपदी मुर्मू के गांव और दिखा रही हैं वहां उनकी जीत से पहले कैसा है माहौल। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू के लिए खास पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों में उत्साह है कि इस पिछड़े जिले से एक आदिवासी महिला देश की पहली नागरिक बनेगी। आपका जैसे एक लेडी आगे जाके राष्ट्रपति बनती है तो बहुत बड़ा सम्मान है ना? हाँ, बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। आपको क्या यहाँ पे लेडीज अब आगे पढ़ती हैं, लिखती हैं, आगे बढ़ रही हैं, क्या जॉब करते हैं? हाँ, जॉब भी करते हैं। हम बहुत खुश हैं। यहाँ का द्रौपदी मुर्मू यहाँ का बन रहे हैं। उड़ीसा का इतना बहुत खुश है। मयूरभंज में है इसीलिए बहुत हम खुश हैं। जीत का कामना कर रहे हैं। यहाँ सभी महिला और पुरुष जमा हुए हैं, बच्चे बूढ़े सब जमा हुए हैं, ग्रामवासी जमा हुए हैं और इतना खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रार्थनी बनाया, कैंडिडेट बनाया। ये पहला खुशी है। द्वितीय खुशी उनका जीत की खुशी। ये ऐतिहासिक विजय होगा क्योंकि भारत में माने 75 साल स्वाधीनता होने के बाद भी एक भी आदिवासी महिला एक राष्ट्रपति नहीं हुआ था। मयूरभंज का ये इलाका पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ द्रौपदी मुर्मू महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। अपने गांव से वो पहली महिला बनी जिन्होंने कॉलेज तक की पढ़ाई करी। इस साधारण घर में वो रहती हैं। झारखंड के राज्यपाल पद से जब वो रिटायर हुई तो यहाँ वापस इस घर पे लौटी। उनका छोटा भाई यहाँ रहता है, कहता है दीदी बहुत साधारण और सरल व्यवहार की है। एकदम सिंपल है वो, मतलब कोई ये का ऐसा नहीं है कि वो
आपको वो जैसे बोले कि वो भी एक गाड़ी है, वो भी उसका बेटी का नाम पे वो गाड़ी भी है, बस उसी गाड़ी से जाना आना करते रहता है। अभी वो गाड़ी भुवनेश्वर में छोड़ के वो चला गया दिल्ली। वो 3 बजे उठ जाता है, उसके बाद मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद सुबह 4:30 बजे से मॉर्निंग वॉक चले जाता है मेरे वाइफ का साथ। वहाँ से आके थोड़ा फैन का ये में बैठने के बाद नहा लेते हैं, उसका बाद फिर योगा करते हैं। योगा का करने के बाद 10:30 बजे जाके वो टिफिन उपिन वगैरह खाते हैं। रायरंगपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर पहाड़पुर में द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई। पति श्यामचरण मुर्मू बैंक में काम करते थे। द्रौपदी मुर्मू खुद एक सरकारी क्लर्क और फिर टीचर रही हैं। जब वो काउंसलर बनी तभी उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। बगल में स्कूल में वो टीचरशिप करती थी, तब से हम लोगों का साथ जान पहचान है। और उसके बाद जो काउंसलर बनी, काउंसलर के बाद वाइस चेयरमैन जो बनी, वाइस चेयरमैन के बनने के बाद उनको सफाई का जिम्मा दिया गया। तो सफाई का जिम्मा वो खुद खड़े होके, मतलब कहीं नाली साफ हो रहा है, कहीं कुछ सफाई हो रहा है, तो खुद खड़े होके छाता पकड़ के खड़े होके सफाई देखती थी। मुर्मू को निजी जिंदगी में काफी दुख का सामना करना पड़ा। 2 युवा बेटों की मौत हो गई, पति गुजर गए। उनकी याद में उन्होंने अपने गांव पहाड़पुर में एक स्कूल भी खोला है। इस इलाके में शिक्षा का अभाव है और द्रौपदी मुर्मू चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे बढ़े। मतलब जो गरीब लोग हैं टाउन नहीं जा सकते हैं पढ़ाने, तो इसी चलते मैडम यहाँ बोले कि नहीं, यहाँ स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे जो कि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। और जो पोर बच्चे हैं, मतलब 20% 30% जो बच्चा सब है गांव में भी है, तो लोगों को थोड़ा हाई करना है। द्रौपदी मुर्मू के गांव में अब एक महिला सरपंच है, रुक्मिणी मुर्मू, और यहाँ इनके समर्थन में खड़ी महिलाएं कहती हैं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से उनमें भी एक उम्मीद की लहर है। गांव में एक मेडिकल होना चाहिए और वेटनरी मेडिकल भी होना चाहिए। रास्ता तो कंप्लीट नहीं हुआ है, रास्ता भी पूरा कंप्लीट होना चाहिए और पानी की सुविधा भी होना चाहिए। स्कूल कहाँ तक है? स्कूल 2 मैडम का एक स्कूल है और इस गांव का भी एक स्कूल है। जरूरी अटे जो आम गाँव रे जदि गोटे मेडिकल रहिबो ताहले सेटा भी बहुत सुविधा हेबो। आ 8 क्लास तक तो अच्छी, किंतु 9, 10 आ कॉलेज पर्यंत गाँव रे गोटे रहले एजुकेशन पाए सबठू भलो हेबो। मयूरभंज अब तक छाव नृत्य के लिए जाना जाता था, अब वो द्रौपदी मुर्मू के लिए भी जाना जाएगा। एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जिस सफर की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू ने की है, उसके नक्शे कदम पर यहाँ की महिलाएं भी चलकर आगे बढ़ना चाहती हैं। द्रौपदी मुर्मू के गांव से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने संकेत दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूटता है तो वो बसपा के साथ जा सकते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे जहां जाना है, जो करना है वो करे, लेकिन अगर वो अकेले भी पढ़ते हैं तो सिद्धांतों के साथ खड़े रहेंगे। आज राष्ट्रपति के चुनाव में हम एनडीए को समर्थन देने जा रहे हैं और गठबंधन हमारा अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी कह दें कि भैया अब हमारा आपका नहीं बनेगा, तो फिर उसके बाद मायावती जी से बात करूंगा। मायावती जी से हाँ, उसके बाद तो फिर मायावती जी से बात करूंगा। क्या बात करेंगे? अब आगे की लड़ाई को लेकर उनके साथ गठबंधन। और कहा, लेकिन अभी तक देखा गया कि आप जो बताते हैं उसके विपरीत नहीं भाई, कि मायावती के अलावा बीजेपी में भी नहीं भाई, पहले तो वहाँ जो बात होगी उसके बाद तो फिर देखा जाएगा। ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली है। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राजनीति के चलते उनको सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में आज ये मसला उठाया। उन्होंने
इस पर नोटिस जारी किया और नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। बाद में आम आदमी पार्टी ने संसद परिसर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इससे पहले संजय सिंह ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने के लिए बुलाया है। सरकार केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिल रही। केजरीवाल ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। लोकतंत्र में तानाशाही। केजरीवाल का एक असली मॉडल है दिल्ली मॉडल, नरेंद्र मोदी जी का एक फर्जी मॉडल है, नकली मॉडल है, जो हमें अभी बीजेपी का मॉडल देखने को मिला अहमदाबाद में। तो ये लड़ाई उस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सिंगापुर की सरकार ने जहां केजरीवाल जी को बुलाया है, उस कार्यक्रम में शामिल होकर वो दिल्ली मॉडल की चर्चा करें। दिल्ली मॉडल से इतना डरते क्यों है मोदी जी? लेकिन वो केजरीवाल से इतना डरते क्यों है? लेकिन संघीय ढांचा की हमेशा बार बार दुहाई देते हैं वो। संघीय ढांचा कहां दिखा रहे हैं? एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को अगर आप सिंगापुर की यात्रा पर नहीं जाने दे रहे हैं, दुनिया के मंच पर जहां दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि आएंगे, नेता आएंगे, वहां दिल्ली मॉडल की चर्चा करने से आप रोक रहे हैं, तो ये संघीय ढांचे पर एक चोट है, हमला है, उसका गला घोटने की कोशिश है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में 12वीं की छात्रा के मौत के बाद भयानक हिंसा देखने को मिली। ये घटना रविवार की है और लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। स्कूल बसों को आग के हवाले कर दिया गया। करीब 50 पुलिस वाले पत्थरबाजी में घायल हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मद्रास हाईकोर्ट ने अब इस मामले में फिर से पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए कि जिन्होंने प्रदर्शन को हिंसक बनाया उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में टीचर्स से मिली प्रताड़ना का जिक्र किया है। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कुछ स्कूल टीचर्स भी हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा कल हुई उग्र हिंसा को लेकर 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब खबर क्रिकेट की दुनिया से। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में इंग्लैंड में टेस्ट कप्तान बनाए गए 31 साल के बेन स्टोक्स कल अपने करियर का लास्ट वनडे मैच खेलेंगे। बेन स्टोक्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी मैच एक दिवसीय क्रिकेट में मंगलवार को डरहम में खेलूंगा। मैंने इस प्रारूप से संन्यास लेने का फैसला किया है। मेरे लिए ये एक कठिन फैसला है। और अब एक अच्छी खबर, अमृतसर में एक 3 एकड़ में फैले डंपयार्ड को हरे भरे जंगल में बदला गया है और इसमें केवल 3 महीने का ही समय लगा है। इसमें 30 ट्रॉली ऑर्गेनिक खाद लगी है, 15 से 20 ट्रॉली पत्तों का इस्तेमाल हुआ है। जिन लोगों ने इसका जिम्मा उठाया उनका कहना है कि ये एक रोल मॉडल साबित होगा।